चलिए तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये समरी है, वैसे समरी मैंने आपको बीच बीच में बताई है। अब मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें लर्न हो गई होंगी, है ना। फिर भी हम एक बार समरी को देख लेंगे। सो नेट गेन एटीपी जो हमें मिलते हैं वो देख लेते हैं। NADH जो ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसाइज होता है, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। NADH जो ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसाइज होता है वो किसको ट्रांसफर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होने के बाद उसका होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब इससे मैं बना लूँगी ATP। ठीक है, तो वो कहाँ बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनाते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म होने के बाद ना बेटा, वो जो F0 F1 पार्टिकल में अपन ने पढ़ा था, यहाँ से जो एटीपी बनता है ना, ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है। पीटर मिशेल ने प्रपोज की थी ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो उनके हिसाब से क्या है बेटा, ये F0 F1 से जब भी इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, प्रोटॉन्स पास होंगे, तो देयर विल बी एटीपी फॉर्मेशन। फाइन। सो कोई भी बीच का पाथवे इन रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज नहीं करेगा। देयर विल बी ऑलवेज द यूज ऑफ एनर्जी वेरी जुडिशली, है ना, तो ये डायरेक्ट यूज नहीं होंगे। NADH जो है दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस। फाइन। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, मतलब इसी को हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एनर्जी। ठीक है, और कोई ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्शन के बीच में यूज में नहीं आता। ऑल्दो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स, है ना, सिर्फ ग्लूकोज मत मानिएगा, कार्बोहाइड्रेट को लेके चलिएगा। अगर हम देखें तो देर आर मेनी पाथवेज जो कि ऑपरेटिव हैं। केवल ग्लूकोज के कारण साइकिल बिगिन होगी ऐसा नहीं है, देर आर मेनी पाथवेज विच आर ऑपरेटिव, और ये सारे पाथवेज एक के बाद एक कैस्केड में काम करते हैं। कभी कभी अगर सपोज आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है तो आप कुछ और पाथवे फॉलो कर लोगे, लैक्टिक एसिड बनाना है तो कुछ और पाथवे फॉलो हो सकता है। मतलब एवरी टाइम व्हेन वी डू दिस प्रोसेस वी नीड मल्टीपल एंजाइम्स एंड वी नीड मल्टीपल प्रोसेस, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, तो EMP पाथवे में, लिंक रिएक्शन में और क्रैब साइकिल में हमें कितने कितने ATPs मिलेंगे। हमने इंडिविजुअली बात की हुई है, मैं सबको क्लब करके बता रही हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। EMP पाथवे में हमें 4 ATP मिले थे बेटा, विच वर फॉर्म्ड ड्यू टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मुझे 2 ATP मिले थे और ये 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से थे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो NADH2 मिले थे दैट इज इक्वलेंट टू 6 ATP मॉलिक्यूल्स। 2 NADH2 थे ETS में एंड दैट गिव्स 6 ATP। ग्लाइकोलिसिस में टोटल मैंने 2 कंज्यूम कर लिए थे, बने 4 थे पर 2 कंज्यूम हो गए थे, तो फाइनली मेरे पास क्या बचा बेटा, नेट गेन वाज ओनली 2 ATP। तो 10 टोटल कितने हो गए, 6 7 8 9 10, इसके 2, ऐसे करके 10 ATP मॉलिक्यूल्स, और उनमें से हमने यूटिलाइज कर लिए थे, तो इसलिए नेट गेन या सॉरी ग्रॉस जो बना है दैट इज 8 और नेट गेन जो है दैट इज ओनली 2। तो फाइनली ग्लाइकोलिसिस सॉरी EMP पाथवे में हमारे पास 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल पे मिलते हैं। ठीक है, इनमें से जो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से हमें मिलते हैं वो NADH2 मिलते हैं, 2 NADH2, उनको ब्रेक करेंगे तो 6 ATP। सो ओवरऑल बेटा ये मिला के हो जाता है 8 ATP, लेकिन 2 को यूटिलाइज कर लिया है, इसलिए नेट गेन में 10 - 2 का दिखाऊंगी, दैट वुड बी 8 ATP, राइट। अब आगे चलते हैं लिंक रिएक्शन की तरफ या गेटवे रिएक्शन में। इसमें 2 NADH2 बनते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, है ना। एक मॉलिक्यूल से एक बनता है, 2 मॉलिक्यूल से 2 बनते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 NADH2 लिखे हैं। 2 NADH2 इज इक्वलेंट टू 6 ATP, राइट। ऐसे ही क्रैब साइकिल में ATP जो हमें सबस्ट्रेट लेवल पे मिलेंगे वो 2 GTP मिलेंगे, एक साइकिल में एक, 2 साइकिल में 2 मिलेंगे, तो 2 GTP और 2 ATP। और यहाँ पे 6 NADH2 मिलेंगे, दैट विल बी इक्वलेंट टू 18 ATP। 1 NADH2 3 ATP, बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिए। 2 FADH2, 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, तो 2 FADH2 इज इक्वल टू 4 ATP, तो हमारे पास 18 4 मिला के कितना हो गया, 24। यहाँ के भी आप टोटल कर देंगे तो यू विल गेट 38 ATP। ये 38 ATP कौन से हैं बेटा, ये हमारे HLK वाले हैं, हार्ट लिवर किडनी वाले हैं,
राइट, एस्पार्टेट मैलेट शटल वाले हैं। ये ओवरऑल बैलेंस शीट थी हमारी एटीपी की। आप एक बार देख सकते हैं एनर्जी की जो पूरा आउटकम है वो ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना ही है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये बैलेंस शीट के बारे में हमने बात की। अब अगर रेस्पिरेटरी ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करूं तो एक कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है सबकी। अच्छा चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपको बाद में बहुत समरी चार्ट में बहुत काम में आएगा। ईएमपी पाथवे में एक टर्न जब होता है, एक सिंगल टर्न होता है, तो 4 एटीपी एसएलपी बनते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे मिलते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में मतलब NADH2 या FADH2 के फॉर्म में जो एटीपी बन रहा है, तो दैट वुड बी आइदर 6 और 4, कंज्यूम होंगे 2, तो मेरे पास नेट गेन जो होगा ओवरऑल जो होगा दैट वुड बी आइदर 8 और 6 एटीपी, है ना। ये यहाँ पे अगर 6 होंगे तो 8 बनेंगे, अगर 4 होंगे तो 6 बनेंगे नेट गेन, राइट। इधर आ जाइए, लिंक रिएक्शन में 2 टर्न लिंक रिएक्शन होते हैं, तो SLP तो यहाँ पे एक भी नहीं, SLP तो एक भी नहीं बनता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में 6 एटीपी मिलते हैं और नेट गेन एटीपी भी मेरे पास कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। क्रैब साइकिल 2 बार रन होती है, एक एसिटाइल कोए से एक क्रैब साइकिल रन होगी, 2 एसिटाइल कोए बनते बेटा तो 2 क्रैब साइकिल रन होंगी। यू विल गेट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 22 एटीपी, ओवरऑल नेट गेन आपको जो हो जाएगा वो 24 एटीपी का हो जाएगा। इनको प्लस कर दें तो यू विल गेट आइदर 36 और 38 ATP molecules. So this is what is the balance sheet of my glycolysis और my complete oxidation of glucose, राइट। चलिए अब ग्लूकोज के ब्रेक होने का एक दूसरा सिस्टम, एक दूसरा पाथवे भी देखते हैं जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन कैन बी होमो फर्मेंटेशन एंड कैन बी हेटेरो फर्मेंटेशन। होमो फर्मेंटेशन का मतलब होता है बेटा जिसमें सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हों, और हेटेरो फर्मेंटेशन का मतलब होता है जिसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हों। तो फिलहाल जो मेरे सामने स्कीम है ये होमो फर्मेंटिव पाथवे की है, जहाँ पे फर्मेंटेशन मतलब एनारोबिक ऑक्सीडेशन जब होगा या अनारोबिक ब्रेकडाउन होगा तो या तो लैक्टिक एसिड बनेगा जो कि मसल्स में बनता है ना, दैट रिजल्ट्स इन क्रैम्प, ठीक है। 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं बेटा हमारे पास, एक रेड मसल फाइबर होता है और एक वाइट मसल फाइबर होता है। थोड़ा सा बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे, देखिएगा वाइट मसल फाइबर्स जो होते हैं ना, ये उनके अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं जिन्हें एकदम से स्पीड पकड़नी हो, तो ये बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, ये तुरंत स्टार्ट करते हैं लेकिन ख़त्म भी तुरंत ही हो जाते हैं वाइट मसल फाइबर। तो जैसे कि कोई पूछे आपसे चीता, टाइगर, इनमें कौन से मसल फाइबर अबंडेंस में है, तो इट इज़ वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर स्प्रिंटिंग के लिए बहुत अच्छे, स्प्रिंट जो होता है ना उसके लिए बहुत अच्छा है कि तुरंत दौड़े और तुरंत रुक गए, ठीक है। इनका एफिशिएंसी है, अच्छा है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। लॉन्ग लास्टिंग किसका होता है बेटा, रेड मसल फाइबर्स का होता है। तो रेड मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे इनिशिएट होते हैं और लंबे समय तक वर्किंग रहते हैं। तो जैसे जो रिले रेस के खिलाड़ी हैं वो इन मसल फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रेन कर लेते हैं। और जो स्प्रिंटर्स हैं, रेसेस में हैं, कुछ मीटर्स की रेसेस में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो वाइट मसल फाइबर्स को ज़्यादा यूज़ अप कर लेते हैं या उनसे ज़्यादा टोन हो जाते हैं, राइट। तो एनीवेज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये मसल क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कई सारे प्रोडक्ट्स इसमें भी हमें मिल सकते हैं, बट मोर और लेस लैक्टिक एसिड वाला जो है हम उसे हेटेरो फर्मेंटिव पाथवे में डालते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मेरे पास इथेनॉल बनता है बेटा, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा लेकिन यहाँ पे मेरे पास इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। सो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मतलब जहाँ पे यीस्ट इन्वॉल्व है, फर्मेंटेशन करके जो अल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज। तो देखिए अल्कोहलिक फर्मेंटिव पाथवे पहले देख लेंगे कैसा होता है। यहाँ पे ये मेरे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो 6 कार्बन का है, इसके ऊपर एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज जाइमेज। कमर्शियली इस एंजाइम को हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। यहाँ पे यीस्ट काम करेगा बेटा और जो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, राइट। ये एनर्जी मेरे पास सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं है, ये सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अगर पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आपके पास होगा
तो ये ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में पहले आपने कन्वर्ट किया, फिर ये डी कार्बोक्सिलेज डी हाइड्रोजनेज ने NADH2 को NAD में कन्वर्ट कर दिया। रिएक्शन सब आपको रट गई होंगी, हमने कई बार पढ़ ली हैं। तो ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है, एसिड कन्वर्ट्स इनटू अल्डिहाइड, मतलब किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिटल्डिहाइड में। सो दिस इज अल्डिहाइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा प्लस दिस इज अल्कोहल, ये अल्कोहल भी मेरा रिलीज हो जाएगा। फाइन, मतलब अल्कोहल रिलीज हो जाएगा इन द सेंस दैट इज द प्रोडक्ट, राइट। सो ये मेरी अल्कोहल फर्मेंटेशन की रिएक्शन है। दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, मतलब CO2 का रिलीज होना हो गया, एसिटल्डिहाइड। अल्कोहल से सॉरी ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट से अल्डिहाइड बना, पहले बीच में एसिड बना, एसिड से अल्डिहाइड बना, ये अल्डिहाइड फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इट्स अ प्योरली केमिकल रिएक्शन। मीनवाइल NAD पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू NADH, और इस केस में 2 ATP मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, इसलिए हमने आउटकम क्या लिखा था, अभी अभी जो लिखा था दैट वाज 2 ATP, राइट। लेस एफिशिएंट पाथवे है, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है ये, बट स्टिल एनर्जी प्रोड्यूसिंग है। द नेक्स्ट इज मसल्स के अंदर जो होता है दैट इज लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, ये होगा पायरुविक एसिड से, है ना। तो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा, एंजाइम का नाम याद रखेंगे आप। यहाँ ये प्रोसेस तब होगी बेटा जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में पूरी नहीं हो पा रही है, इनसफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन का। तो अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी आपके पास 100% नहीं है, कुछ कमी है ऑक्सीजन की, तो उस केस में मसल तो दिल मांगे मोर करती रहती है, मतलब आप और एनर्जी दो और एनर्जी दो, और एनर्जी के लिए खाना भी है, स्टोर्ड फूड भी है मेरे पास, ग्लूकोज है, बट ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे बेटा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओगे। ब्रीदिंग रेट बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी। तो आप हार्ट बीट बढ़ाइए, ब्रीदिंग रेट बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ जाएगा। ये सारी प्रोसेस जब होंगी ना, तब भी हमारी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी, और उस केस में बनता है लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए दिस टेक्स प्लेस इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। कोई भी 6 कार्बन की शुगर ले लीजिए, ग्लूकोज या ग्लूकोज का आइसोमर, उसके ऊपर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम काम करता है, ठीक है। कमर्शियली अगर तुम इस प्रोसेस को करवाना चाहते हो तो एक बैक्टीरिया है विच इज़ लैक्टोबैसिलस, उससे ये एंजाइम आपको मिल जाएगा। तो 6 कार्बन का लैक्टिक एसिड मेरा कितने कार्बन में कन्वर्ट हो जाना है बेटा, 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे पेन रिजल्ट करेगा, और उसके बाद फिर इस लैक्टिक एसिड को लिवर में पहुँचाकर इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डाइल्यूट करने की, या इससे फिर से हम ATP बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। इस लैक्टिक एसिड को हम वापस से यूज करते हैं बच्चों। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है जहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, है ना। पायरुविक एसिड इज वन इन द सेम थिंग। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट और लैक्टिक एसिड। इस दौरान NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो गया, NADH वापस से NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, NAD पॉजिटिव फिर से यूटिलाइज हो गया। आई बात समझ में। ये जब प्रोसेस चल रहा है मेरा डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान 2 ATP रिलीज हो जाएंगे, और इसलिए मैंने यहाँ पे नेट आउटकम लिखा है 2 ADP से 2 ATP। फाइन। तो ये प्रोसेस हो गई मेरी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की या फर्मेंटेशन की। NADH को हम लगातार रीजनरेट करते हैं बेटा। सो दिस इज व्हाट इज रीजनरेशन, ये कंप्लीट रीजनरेशन है। इस पूरी प्रोसेस में बार बार आपका जो NADH है वो क्या होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू फर्मेंटेशन जो NCERT बोलती है। फर्मेंटेशन के लिए एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मुझे बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मेरे लिए ग्लूकोज हो सकता है। सो दैट ग्लूकोज इज़ वेरी मच नीडेड। सुक्रोज भी ले सकते हो, लैक्टोज भी ले सकते हो बेटा, लेकिन किसी भी ग्लूकोज के सोर्स को कार्बोहाइड्रेट के सोर्स को लोगे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया, राइट। दूसरी बात, ये एसिड जितना ज़्यादा एसिड बनता जाएगा, जितना ज़्यादा अल्कोहल बनता जाएगा, ये दोनों चीज़ें क्या होती जाएंगी, टॉक्सिक होती जाएंगी। तो तुम बहुत लंबे समय तक ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं टॉलरेट कर सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने ज़्यादा बनाते रहोगे उतना ज़्यादा जो पॉइजनस लेवल है वो बढ़ता जाएगा सेल का। 13% के बाद तो इथेनॉल, अगर 13% तक का कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो गया है ना इथेनॉल का, तो यीस्ट जो है ना वो बंद कर देता है प्रोसेस को करना,
क्योंकि उससे क्या होता है ना, जो दूसरे यीस्ट सेल हैं बेटा वो मरने लगेंगे। तो 13% से कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ गया तो आप फर्मेंटेशन को स्टॉप करोगे ही, करना ही पड़ेगा, बिकॉज देन इट स्टार्ट रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ यंगर यीस्ट सेल्स, राइट। तो हमारा सेल हमेशा इसलिए इस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करके रखता है। So this is just a comparison between fermentation and aerobic respiration, but obvious सी बात है बेटा कि इनके सबस्ट्रेट सेम है लेकिन इनके प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है और इनके एनर्जी लेवल में डिफरेंस है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबस्ट्रेट इज कॉमन, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, एग्जैक्टली अपोजिट प्रोडक्ट्स आएंगे, प्लस एनर्जी विल बी, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इन द लेवल ऑफ एनर्जी। देखें कैसे, फर्मेंटेशन हमेशा पार्शियल ब्रेक डाउन है, इट इज़ नॉट द कंप्लीट ब्रेक डाउन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन मेरा कंप्लीट ब्रेक डाउन है बेटा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है सब्सटेंस एंड यू फाइनली गेट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज द आउटकम, दिस इज द लास्ट थिंग, राइट। नेट गेन जो एटीपी का होता है, यहाँ पे ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे 36 नॉट रिक्वायर्ड, आई एम सो सॉरी, रिलीज यहाँ पे, जबकि 36 से 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। इट्स मोर देन इनफ, राइट। NADH का ऑक्सीडेशन होता है NAD पॉजिटिव में और ये काफ़ी कम होता है, और NADH का जो ऑक्सीडेशन यहाँ होता है दैट इज क्वाइट स्पीडी, और NADH का रीजनरेशन भी स्पीडी, क्योंकि मुझे बार बार क्या चाहिए बेटा, NAD चाहिए। याद करिए मैंने आपसे बात की थी कि जब भी मेरी ये साइकिल चलेगी तो मुझे NADH को बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा। अगर तुमने कहीं पर भी NADH की कमी छोड़ दी तो उससे क्या हो जाएगा बच्चों, कोई ना कोई एक साइकिल ब्लॉक हो जाएगी। ये हुआ तो पूरी की पूरी सिंथेसिस ATP की ब्लॉक हो जाएगी। अब तो तुम्हें पता है सारी प्रोसेसेस लिंक्ड हैं, ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन, लिंक के बाद क्रैब, क्रैब के बाद ETC से कपल्ड हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये चारों चीज़ें जब सीक्वेंस में होंगी ना तभी मेरे पास सफिशिएंट ATP आएगा, अदरवाइज कहीं पे भी NADH तुमने कम छोड़ा तो प्रोसेस विल स्टॉप। चलिए अब एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ते, बहुत आसान है लेकिन, रेस्पिरेटरी कोशेंट। तुमने कोई भी सबस्ट्रेट ले लिया, इस सबस्ट्रेट को लेने के बाद अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या ये सबस्ट्रेट तुम्हारे लिए उतना इफेक्टिव है या नहीं है ना। तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है बेटा, तो ऐसा सबस्ट्रेट ले लो ना जिसमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड हो, तो जब वो ब्रेक होगा ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करके दे देगा, मेरा पर्पस सॉल्व। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा सबस्ट्रेट ले लूँ बेटा जिससे बहुत कम एनर्जी निकलती हो, तो मुझे ओवरऑल आउटपुट भी तो कम ही मिलने वाला है। आपको पता है कि आपकी किन आदतों से आपको एग्जाम्स में रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, तो आप उन आदतों को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। और अगर तुम्हें रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो उन्हीं आदतों को पकड़ोगे जिनका आउटपुट बहुत अच्छा है, बस उसी को यहाँ पे रिलेट कर दो। कैसे करोगे, मेरे पास एक वैल्यू है विच इज़ कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी कोशेंट, जिसका मतलब होता है कि जब मैं ब्रेक डाउन करूँगी किसी भी सब्सटेंस का, तो ब्रेकडाउन के समय पे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करूंगी बेटा, और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। तो अगर ब्रेकडाउन में CO2 को रिलीज करोगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करोगे, तो ये रेशो जितना प्रोपोर्शनेट होगा उतना ही एफिशिएंसी इंडिकेट करेगा आपके किसी भी सबस्ट्रेट की। ठीक है, मेरे पास 3 सबस्ट्रेट हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैं तीनों के लिए RQ कैलकुलेट करूंगी, और जिसमें RQ की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी या 1+ मिलेगी, दैट वुड बी माई एफिशिएंट सबस्ट्रेट। ठीक है, ये वैसे मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1, तो RQ वैल्यू 1 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है बेटा, कंज्यूम हो रही है। तो दोनों का रेशो जो है दैट कम्स आउट टू बी 1। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी हैं, 6 ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज कर ली हैं। आउटपुट क्या आया बेटा, RQ क्या आया, 1 आया, मतलब दिस इज माई गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सो दिस विल बी अ परफेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर यू। फैट्स के लिए RQ की वैल्यू देख लेते हैं, इट इज़ लेस देन 1, 1 इज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर मी, मोर देन 1 हम नहीं देखते हैं, 1 इज़ मैक्सिमम फॉर मी। अगर RQ फैट्स का देखूँ तो लेस देन 1 आता है बेटा, हमें ऐसा लगता है घी खाने से बहुत ताकत मिलती है ना, ये एक फैक्ट है हमारे दिमाग में, लेकिन ये गलत है बेटा। घी खाने से आपके शरीर में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कीजिए। स्टार्वेशन के दौरान आपको फैट एनर्जी दे देगा, क्योंकि फैट स्टोर हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर नहीं हो सकता,
आई बात समझ में? तो इसीलिए अगर मैं किसी फैट का देखूँ तो सपोज़ ये मेरे पास ट्राइपामेटिन है। इससे जब ऑक्सीजन दी गई तो देखो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो देखिए। सो 102/145 अगर आप इसे करोगे, this is the formula, so the value comes out to be 0.7 only, it is less than 1. So fats का RQ is less than 1, proteins का it is 0.9, ये भी 1 से कम है लेकिन फैट से ज़्यादा है ना। ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हिला रहा होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है बेटा कि हमें या हमारे जनरल नॉलेज के हिसाब से हम क्या परसेप्शन रखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सेकेंड कैटेगरी, फैट इज मैक्सिमम एंड प्रोटीन इज लीस्ट। बट कैन यू नोटिस हियर, यहाँ पे RQ जो प्रोटीन्स का है दैट वुड बी 9, और ये रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ है। सक्लेंट प्लांट का RQ 0 होता है, विच आर डेजर्ट प्लांट्स और जेरोफिटिक प्लांट्स, क्योंकि इनके अंदर रेस्पिरेशन का रेट इज़ हाईली रिड्यूस्ड। थोड़ा सा ब्लर है बट प्लीज़ ट्राई टू बेयर विद इट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इवोल्यूशन है वो दिन में 0 होता है और ऑक्सीजन वो लेते रहते हैं, इसलिए देयर RQ कम्स आउट टू बी 0। फाइन। सक्लेंट्स में, जेरोफिटिक प्लांट्स में RQ की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास? 0। कुछ केसेस में RQ मोर देन 1 है, लेकिन ये थोड़े से अलग केसेस है, रेयर केसेस हैं। जो सीड्स होते हैं उनके अंदर फैटी एसिड्स स्टोर्ड एनर्जी है बेटा, है ना। फैटी एसिड्स क्या है? एनर्जी का स्टोर्ड फॉर्म। तो ऑर्गेनिक एसिड्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इट विल गिव यू मोर देन 1 RQ। जैसे मेरे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड, सॉरी नॉट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड है। ये ऑक्सैलिक एसिड विच इज़ अगेन 2 कार्बन कंपाउंड, ये जब रेस्पिरेशन में एंटर करेगा तो 4 CO2 को रिलीज करता है और 1 ऑक्सीजन को लेता है, मतलब 4/1, तो रेशो वुड बी 4। लेकिन बेटा ये इंटरनल रेस्पिरेशन की बात है। कंजम्पशन में अगर मैं ओवरऑल डाइट की बात करूँ तो मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम करती हूँ, वहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वुड बी जनरेटेड बाय माय कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। टार्टरिक एसिड अगर आप लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इवॉल्व करता है दैट इज 8, और ऑक्सीजन जो वो कंज्यूम करता है दैट इज 5। 8/5 वुड बी मोर देन 1, दैट इज 1.6 वैल्यू। ठीक है। अगर आप मैलिक एसिड लेंगे तो 4 CO2 इवॉल्व एंड 3 ऑक्सीजन कंज्यूम, 4/3, 1.3 वुड बी द RQ वैल्यू। RQ वैल्यू ऑर्गेनिक एसिड्स की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक इन्फिनाइट वैल्यू होती है RQ एंड दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब आप अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं आप ऑक्सीजन तो ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो द वैल्यू वुड बी इन्फिनिटी, राइट। अगर मैं प्योर प्रोटीन्स के बारे में बात करूं या फैट्स के बारे में बात करूं तो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम इन्हें डायरेक्टली नहीं यूज़ करते, इन्हें किसी प्रोसेस के मिडवे में एंटर करवाया जाता है, बीच में घुसाया जाता है और वहाँ पे इनसे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, कैसे वो मैं अभी 2 मिनट में बता रही हूँ। अगर मैं सपोज ग्लाइकोलिसिस की बात करूँ तो टोटल 36 ATP मिल रहे थे बेटा। अब कैलकुलेशन से समझना एनर्जी के टर्म्स में। ADP से PI जब आप जोड़ते हैं, दिस इज PI, ADP से जब PI जोड़ते हैं तो 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी आपको लगेगी एंड यू विल गेट ATP। ठीक है, आपने ATP बना लिया। अब ये 8.1 किलो कैलोरी एनर्जी आपने ट्रैप कर ली है एक ATP को बनाने में। ऐसे अगर 36 ATP बनाना है तो 8.1 किलो कैलोरी से जब मल्टीप्लाई कर दोगी यू विल गेट 291.6 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी टोटल। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 36 ADP मॉलिक्यूल को मुझे 36 ATP में कन्वर्ट करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उल्टा सोचो, 36 को जब आप ब्रेक करोगे ADP में, मतलब सिर्फ एक फॉस्फेट यूज करोगे तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? रिलीज हो जाएगी। जितनी ट्रैप हुई है ऑलमोस्ट उतनी रिलीज हो जाएगी एंड यू विल गेट दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एफिशिएंसी क्या है बेटा इसकी? 291 अपॉन अगर 686, मतलब टोटल से जब आप इसे डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100, सो यू विल गेट 42% एफिशिएंसी अराउंड। सो दिस इज क्वाइट एन एफिशिएंट सबस्ट्रेट। अगर टोटल नेट गेन 38 ATP है तो फिर वही कैलकुलेशन लगा रहे हैं हम। 38 ATP के लिए मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 307.8 किलो कैलोरी, और इसे मैं अगर 686 से डिवाइड कर दूं तो आई गेट 44.8, मतलब 45 मान लीजिए इसे रफली। सो दिस विल बी द एफिशिएंसी।
ठीक है। तो ये एनर्जी की वैल्यूज़ आपको न याद रहें तो चलेगा बेटा, आप सिर्फ फाइनल ये याद रख लीजिए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना एनर्जी होता है, 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम बात करें तो इट इज़ 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, दिस इज द टोटल आउटपुट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं बेटा वो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको होल्ड पे रखा था कि हम रेस्पिरेशन में प्रोटीन्स को और फैट्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते, फिर भी एनर्जी में वो इन्वॉल्व हैं, कैसे देखें ज़रा। एम्फीबॉलिक पाथवे हम फॉलो करते हैं, दैट रेफर्स टू कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक करना, एंड एनाबॉलिज्म मतलब कंबाइन करना। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, इन दोनों प्रोसेसेस को यूज़ करते हो, तो हम उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म या एम्फीबॉलिक पाथवे, जहाँ पे दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो ग्लूकोज वैसे तो प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, बट स्टिल इफ़ यू हैव फैट्स एंड प्रोटीन तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे हम देखेंगे। एसिटाइल कोए अगर आपके पास अवेलेबल है साइटोप्लाज्म में तो वो लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा बेटा, और क्योंकि ग्लाइकोलिसिस को क्रैब साइकिल से जब कनेक्ट करना है तो आई नीड अ लिंक एंड द लिंक इज ऑफ एसिटाइल कोए, इसलिए मुझे एसिटाइल कोए तो कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है ना। अब देखिए ये पाथवे तो हम पढ़ चुके हैं बेटा, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फाइनली यू गेट पाइरुविक एसिड। फिर एसिटाइल को आएगा बेटा, लिंक रिएक्शन हो जाएगी, क्रैब साइकिल में एंटर होगा, क्रैब साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल जाएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉलो हो जाएगी एंड यू विल गेट 36-38 एटीपी। ये पाथवे तो अभी पढ़ा है पूरे चैप्टर में, वो देख लेते हैं। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में ब्रेक होते हैं, ये अमीनो एसिड या तो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर साइकिल को ऐसा ही बढ़ा दे, या वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएं और साइकिल को लिंक रिएक्शन से बढ़ाएं, या डायरेक्टली वो क्रैब साइकिल में एंटर कर जाएं। ये भी रास्ता है उनके पास। फैट्स के लिए देख लीजिए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मेरे पास डाइजेस्टेड फैट के प्रोडक्ट्स हैं। ये डाइहाइड्रोक्सी मतलब डाइहैप में कन्वर्ट होते हैं। डाइहैप याद कीजिए बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन करता है किसके साथ, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ, और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही प्रोसेस कंटिन्यू करता है, डाइहैप प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करता। तो इसलिए डाइहैप कन्वर्ट हो गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट फिर फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करके पाइरुविक एसिड पे टर्मिनेट करेगा। पाइरुविक एसिड के बाद लिंक रिएक्शन होगी, क्रैब साइकिल होगी, ETS होगा एंड यू विल गेट 36 और 38 ATP। आई बात समझ में। तो आप देख सकते हैं ये दो पाथवे अलग अलग हैं हमारे पास, दोनों ही एनर्जी का सोर्स हैं, बट द प्रोडक्ट्स आर वेरी डिफरेंट। बीच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर नॉट स्टार्टिंग द प्रोसेस, राइट।